संगमनेर नाम के गांव में शांति नाम की औरत अपने पति रामलाल और बेटे श्रवण के साथ रहती थी। वो बहुत ही सुशील किस्म की औरत थी। उसके बेटे श्रवण को फॉरेन में जॉब मिलती है और वो ये खुशखबर अपनी माँ और पिताजी से कहता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो हमारे भाग निकाले। कब जाना है तुम्हें अमेरिका? माँ, अगले महीने की 1 तारीख को ज्वाइन होना है, इसलिए मुझे इस महीने की 28 तारीख को ही निकलना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तुम्हें कौन कौन सी चीजें चाहिए वो लेकर आओ, और खाने की कौन सी मिठाइयाँ चाहिए वो बता देना, मैं बनवा दूंगी। ठीक है माँ। श्रवण अपनी सारी तैयारी कर लेता है और 28 तारीख को अमेरिका में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो फोन करता है। हेलो हेलो पिताजी, मैं यहाँ से ठीक से पहुंच गया, ये बात माँ को बता देना। ठीक है, बता दूंगा बेटा। इधर शांति अपने लड़के श्रवण के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ लड़कियों के पते ले लेती है। शांति अपनी सहेली से, अरे श्यामा, मेरी बेटे की शादी करनी है, क्या तुम्हारे पहचान में कोई लड़की है जो मेरे श्रवण के काबिल हो? अरे मैं तो तुम्हारे बेटे के लिए बहू ढूंढूंगी, मगर उसे गांव की लड़की पसंद आनी तो चाहिए ना। अरे श्यामा, उसकी चिंता तू ना कर, मैं मेरे बेटे को भली भांति जानती हूँ। मुझे क्या, मैं तो दिखा दूंगी, नहीं तो तेरा बेटा फिरंगी बहू लेकर आ जाएगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू ढूंढ के बता मुझे, बाकी की बातें मत कर। शांति और श्यामा बातें करते हैं और श्यामा थोड़ी देर बाद अपने घर चली जाती है। 2 साल बीत जाते हैं। श्रवण हर रोज अपनी माँ को फोन किया करता था। एक दिन श्रवण ने उसकी माँ को सुबह सुबह ही फोन किया। हेलो माँ। हेलो श्रवण, तुम कैसे हो बेटा? तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम कब आ रहे हो? अरे माँ, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें इतनी सुबह फोन किया। मैं जल्द ही घर आऊंगा। कंपनी की तरफ से मुझे 6 महीने की छुट्टी मिली है और मैं घर आ रहा हूँ। सच में श्रवण, तू घर आ रहा है? शांति सारा घर साफ करवा लेती है और उसका कमरा अच्छी तरह से सजा देती है। श्रवण घर आता है। माँ, जरा वही रुक, मैं तेरी आरती निकालूं। आरती करते समय श्रवण पीछे की ओर देखता रहता है। अरे श्रवण, सामने देखो ना, पीछे क्या है? बार बार पीछे ही देखे जा रहे हो। माँ, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत बहू लेकर आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो? माँ, ये देखो, ये है मेरी पत्नी और आपकी बहू नैन्सी। अरे बेटा, बता तो दिया होता, मैं इतनी रिश्ते ना देखती तुम्हारे लिए। नैन्सी अपने सास के पैर छूती है। खुश रहो। अरे माँ, जो मेरी पसंद वो तुम्हारी पसंद। अरे हाँ बेटा, मगर इसे कुछ हिंदी बोलना आता है क्या? इसे तो हमारे तौर तरीके भी नहीं आते होंगे। माँ, अब मैं 6 महीने के लिए यही हूँ, तुम सिखा देना तुम्हारी बहू को घर के तौर तरीके, और नैन्सी को हिंदी भी थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, इसे कम से कम कुछ खाना बनाना आता है कि नहीं? नहीं माँ, नैन्सी को कुछ नहीं आता, तुम उसे थोड़ा बहुत सिखा देना। ठीक है बेटा, सिखा दूंगी। नैन्सी बहू, जाओ आज आराम करो, कल मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। चलो नैन्सी, थोड़ा आराम करते हैं। ओके, लेट्स गो। अब क्या होगा मेरे घर का, इसे सब सिखा पाऊंगी या नहीं? चलो कल देखते हैं। दूसरे दिन शांति की सहेली राधा घर पर आती है। अरे कोई है घर पर? अरे आओ राधा, कैसे आना हुआ आज अचानक? अरे मैंने सुना है तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है और श्रवण शादी करके बहू को घर लाया है, जरा हमें भी तो दिखाओ तुम्हारी फॉरेन वाली बहू। अरे राधा, तुम्हें इतना भी रिवाज पता नहीं क्या? हम हमारी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म रखते हैं और फिर सबको बहू का चेहरा दिखाते हैं। हाँ पता है। ठीक है, कब है मुंह दिखाई का प्रोग्राम? मैं तब आऊंगी। अरे बहुत जल्दी जल्दी में हो गया है ये सब, अब उसे घुलने मिलने में समय लगेगा। 15 दिन बाद रखूंगी मुंह दिखाई का प्रोग्राम। ऐसा कहकर शांति वक्त निभा लेती है। अब राधा वहाँ से चली जाती है और शांति अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे नैन्सी बहू, उठना नहीं है क्या? चलो आज से मैं तुम्हें सारा घर का काम सिखाऊंगी। यस मदर इन लॉ। सासू माँ बोला करो बहू। ओके सासू माँ। शांति नैन्सी को घर के सारे काम सिखाने लगती है और नैन्सी भी मन लगाकर काम करने लगती है। चलो बहू, मैं तुम्हें आज रोटी बनाना सिखाऊंगी। जी सासू माँ। सास अब नैन्सी को आटा गूंदना सिखाती है और उसकी रोटियां बनाना सिखाती है। पहले सास खुद रोटी बनाती है और अब नैन्सी रोटी बनाती है। वो कुछ अलग ही देश का दिखने वाला नक्शा बना डालती है। अरे बहू, तुमने ये कौन से देश का नक्शा निकाला है? अमेरिका का क्या? नैन्सी अब कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी तरीके से रोटी बनाना सीख जाती है और अब सास उसे भगवान की पूजा तथा बड़ों का सम्मान करना और सब्जी बनाना, कपड़े धोना, ये सारे काम खूबी से सिखाती है। नैन्सी भी मन लगाकर वो सारे काम सीख रही थी। एक दिन नैन्सी ने सास से कहा, आओ सासू माँ, आप सच में मेरी माँ हो, आपने मुझे कितना कुछ सिखाया। अब बेटी को तो माँ ही सिखाती है ना, क्यों बहू? अब नैन्सी शांति गले लग जाती है और शांति अपनी बहू को घर के सारे कामों में निपुण कर देती है। वो उसे हिंदी बोलना भी सिखा देती है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, कल हमारे घर माँ और उसके साथ कुछ रिश्तेदार घर पर बहू को देखने के लिए आ रहे हैं।
क्या सच में माँ जी आ रही है हमारी बहू को देखने? हाँ, मैं क्या सोच रही हूँ, माँ जी आ रही है तो बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी परसों ही पूरी कर लेते हैं। क्या कहते हो आप? अरे शांति, ये बहू ने कुछ बोल दिया तो मजाक बन जाएगा हमारा। मुझे मेरी बहू पर पूरा विश्वास है कि वो अब सही तरह से लोगों की बातों को समझेंगी। ठीक है, तुम कहती हो तो परसों हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म रखते हैं और सारे गांव वालों को खाना भी खिलाएंगे। ये अच्छा विचार है। आप सब तैयारी करो, मैं आज ही जाकर कुछ जरूरत का सामान बाजार से लेकर आती हूँ। ठीक है। तभी वहां श्रवण आ जाता है और अपने माँ पिताजी की बातें सुन लेता है। क्या करना है माँ? कौन आ रहा है कल? अरे बेटा, कल तुम्हारी दादी आ रही है और उनके साथ बहू को देखने गांव के कुछ लोग आने वाले हैं। मैं सोच रही थी बेटा कि बहू की मुंह दिखाई की रस्म अभी तक हुई नहीं है, तो हम दादी के आने के बाद उनके सामने ही कर देंगे। क्या विचार है तुम्हारा इस विषय में? ठीक है माँ, तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो। शांति अब बाजार जाती है और बाजार से रस्म के लिए लगने वाला सारा सामान खरीदी करके लाती है। वो उसी दिन रस्म की सारी तैयारियां पूरी कर देती है। माँ, ये सब क्या है? मुझे इतना सारा सामान आप किस लिए लिख रहे हो? अरे, मेरी बहू इस घर में आई है और एक भी रस्म ठीक से ना हो सकी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म परसों कर दूं। वो क्या होती है सासू माँ? अरे बहू, गांव की औरतें तुम्हारा मुंह देखेगी और तुम्हें शगुन देगी और बाकी सब लोगों को हम हमारी ओर से खाने की दावत देंगे। ओके माँ। और हाँ नैन्सी, हमारे यहाँ कल श्रवण की दादी भी आने वाली है, माय मदर इन लॉ। ओके सासू माँ, मुझे बता देना कि खाने में क्या क्या बनाना है। ठीक है बेटा, तू तो मेरी लाडली बहू है, उनके सामने कोई सवाल मत पूछना, ठीक है? ठीक है माँ, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूँगी। चलो अब आज जल्दी सो जाएंगे, कल जल्दी उठकर सारा काम कर लेंगे। अब शांति और नैन्सी उस दिन जल्द ही सो जाते हैं और सुबह दोनों जल्दी ही उठ जाती है। नैन्सी घर की साफ सफाई कर रही थी और सास रसोई में खाना पका रही थी। कुछ ही देर में मेहमान आने वाले थे। दोनों सास बहू के काम भी लगभग पूरे हो गए थे। अरे बहू, आज तुम ये साड़ी पहनो, आज माँ जी आने वाली है और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बहू को कुछ भी बोले। अच्छा माँ, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। अरे मैं पहना दूंगी ना, तू चिंता मत कर। शांति अपनी बहू को साड़ी पहनाकर तैयार कर देती है और नैन्सी आईने में खुद को निहारती है। माँ, ये साड़ी तो अच्छी लग रही है मुझ पर। इट्स वेरी नाइस साड़ी। हीरा लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। ऐसा बोल के शांति उसे काजल का टीका लगा देती है। कुछ ही देर में शांति की सास और उनके गांव के कुछ रिश्तेदार साथ में आते हैं। नैन्सी उन सबका स्वागत करती है और अपनी सास के और उन सभी मेहमानों के पैर छूती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। खुश रहो बेटा। अरे शांति, बहू तो बड़ी ही खूबसूरत है। सारे मेहमान खाना खाकर कमरे में आराम करने चले जाते हैं और शांति अपनी सास को कल के कार्यक्रम के बारे में सब बताती है। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू की मुंह दिखाई आप ही के शुभ हाथों से हो, इसीलिए कल ही कार्यक्रम रखा है। सही किया ना मैंने? अरे बहू, सही किया, और इतनी जल्दी सारी तैयारियां भी कर ली, इसीलिए तो तू मेरी बहू है। अगले दिन शांति के घर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और सारे मेहमान बहू की प्रशंसा कर थकते ही नहीं। अरे आओ श्यामा, तुम कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी? देखो मेरी बहू को। अरे बहुत ही खूबसूरत है रे तेरी बहू। फॉरेन से आकर भी हमारे संस्कार कितने अच्छी तरह से जानती है, और ये देखो हमारी कभी भी उल्टा जवाब। अरे नसीब का भाग है, जाने दो, आओ ना। माँ, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। थैंक यू सो मच माँ। और इस तरह फॉरेन वाली बहू सबके साथ घुल मिलकर खुशी खुशी अपना परिवार संभालती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम प्यार और समझदारी से मतभेद और भिन्नताओं से भरे परिवार में भी खुश रह सकते हैं। कानपुर नाम के गांव में एक रघु नाम का हलवाई रहता था। वो बहुत ही मेहनत करता था। उसकी की हुई मेहनत रंग भी लाया करती थी और उसकी बनाई सारी मिठाइयाँ लोगों को बहुत पसंद आती थी। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा उसका काम में हाथ बटाया करती थी, जिससे उसका काम हल्का हो जाता था। सीमा और रघु का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो गाँव वालों की हमेशा मदद किया करते थे। ये सब उस गाँव के हरिया को अच्छा नहीं लगता था, उसे बहुत जलन होती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रघु, आज मुझे कुछ पैसे दे दो ना, मुझे कुछ पैसों की मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। तुम्हें पैसे किसके लिए चाहिए? जुआ खेलने के लिए? अरे नहीं नहीं, जरा मजबूरी थी इसीलिए चाहिए थे। अरे ऐसे जुआरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है जो घर वालों को बेच के खाए। चलो मैं चलता हूँ। ये सब सुन के हरिया बहुत ही आग बबूला हो जाता है। ये रघु खुद को बहुत अक्लमंद समझता है, इसकी अकल तो मैं ठिकाने लाऊंगा। सबका मसीहा बना फिरता है और मैंने पैसे मांगे तो देता नहीं। अब देख तू मेरा कमाल। हरिया रघु पर नजर रखने लगा। एक दिन रघु बैंक से पैसे निकालने गया था। हरिया चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी गाड़ी पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही रघु बैंक से बाहर आया, हरिया ने उसके हाथ से पैसों का बैग खींच लिया और उसे धक्का देकर वहां से रफा दफा हो गया। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर मेरा बैग लेकर भाग रहा है, पकड़ो कोई उसे।
अब सारे गांव वाले उस चोर के पीछे भागते हैं, मगर वो भाग जाता है और इधर रघु जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले उसे उठाते हैं और उसे पानी देते हैं। अरे, मेरा पैसों का भरा बैग लूट कर ले गया। अब रघु दुखी मन से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी घटना बयां करता है। अब हम क्या करें? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हम चुप नहीं बैठ सकते। चलो आज ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा के आते हैं। मैं भी आपके साथ आती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए तो। ठीक है, चलो। अब हरिया घर जाकर अपने कपड़े बदलकर उस बैग में देखता है। उस बैग में ढेर सारा पैसा होता है। वो पैसों की बैग अलमारी में छुपा कर रख देता है। अजी, इस बैग में क्या है? आपने बताया भी नहीं और अलमारी में रख दिया। अरे बाद में बताऊंगा। हमारे गांव में रघु हलवाई को किसी चोर ने लूट लिया। अब वो रघु पुलिस स्टेशन जाने वाला है। ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो चोर भी अगली बार चोरी करने से डरे। चुप बैठ, जा अपना काम कर, निकल यहाँ से। अब हरिया गहरी सोच में डूब जाता है। क्या करूं? अगर ये रघु पुलिस के पास गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरा भांडा फोड़ हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस रघु का कुछ तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो मन ही मन में रघु को मारने की साजिश करता है और शाम को ही अपने गांव के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जब रघु और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, हरिया चेहरे पे कपड़ा बांधे हुए आता है और रघु और उसकी पत्नी सीमा को मार डालता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। यहाँ रघु और सीमा भूत बन जाते हैं। अरे, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे नीचे गिरे हो? अरे, तुम भी तो जमीन पर पड़ी हुई हो और हम दोनों को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? मगर सोचने की बात है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमें क्यों मार डाला? अब सारे गांव वाले उन दोनों की लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। इधर हरिया झूठे कागजात बनाकर रघु का घर और दुकान हड़प लेता है। अरे, ये दुकान रघु की है, तुम्हारी नहीं, समझे? चलो भागो यहाँ से। सुन लो गांव वालों, ये सब रघु कल मुझे बेचने आया था और मैंने इसे और इसके घर को भी खरीद लिया है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे चाचा, लोन निकाला है इसलिए ले पाया। हरिया की बात पर विश्वास रखकर गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। इधर रघु और सीमा भूत बनकर गांव में आते हैं। रघु देखता है कि उसकी मिठाई की दुकान पर अब हरिया खड़ा होकर मिठाई बेच रहा है। कितने की चाहिए मिठाई? 50 रुपए की दे दो। ये तो हरिया है, ये कैसे हमारी दुकान पर? और घर में भी उसकी बीवी बच्चे। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब रघु और सीमा अपनी दुकान के पास जाकर उसकी बातें सुन लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने दोनों को मार डाला, हर रोज की टेंशन से तो छुटकारा मिल गया हमेशा के लिए। सीमा, इसने हमें मारा है और इसी ने ही हमारे पैसे चुराए होंगे। इस हरिया को नहीं छोड़ूंगी मैं अब। देखो कैसे मजा चखाती हूँ। पैसों के लिए मारा ना, अब पैसों से ही मरेगा। मेरा सब हड़प कर नाक की तरह मेरी संपत्ति पे बैठा है, इसका कुछ करना ही होगा। ये सारी जायदाद गरीबों के नाम आए और जरूरतमंदों के काम आए तो हमें मुक्ति मिल जाए। रघु और सीमा अब हरिया से बदला लेने का सोचकर घर जाने वाले रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। तभी हरिया की नजर उन पर पड़ती है। वो क्या दिख रहा है भाई? जरा जाके देखता हो। हाँ, भूत भूत, भागो! ऐसा कहकर वो भागने लगता है। रघु और सीमा के भूत उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। क्यों रे हरिया, हमें क्यों मारा था? पैसे का लालच इतना बढ़ गया कि तू खून करने लगा। अब किसकी जान लेने वाला है तू? माफ कर दो रघु भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा, ऐसी गलती फिर नहीं होगी तो चलो हमें जिंदा कर दो। कर सकते हो? माफ कर दो, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुझे एक काम करना है, हम जैसा बताएंगे तुझे वैसा ही करना है। हाँ हाँ करूंगा, आप बोलकर तो देखो। हमारी जितनी भी संपत्ति है उतनी सारी जल्द ही हमारे गांव के गरीबों में बांट दे और बची हुई जमा पूंजी अनाथ आश्रम में दे दे। मैं ऐसा ही करूंगा, बस आप मुझे छोड़ दो। अब हरिया गांव में आकर सारी संपत्ति दान कर देता है और बची हुई संपत्ति अनाथ आश्रम को देता है। उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना गांव के बाबा से मदद मांगू, इन भूतों से छुटकारा मिल जाएगा। ये सोचकर वो बाबा के पास चला जाता है। बाबा, ये भक्त आपके शरण में आया है, मेरी रक्षा कीजिए बाबा। क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बाबा, मेरे पीछे 2 भूत लगे हुए हैं, उनसे मुझे छुड़वा दो। अब बाबा ध्यान में मग्न हो जाते हैं और उन्हें सब पता चल जाता है। दुष्ट, पापी, खुद गुनाह करता है और अपने प्राणों की भीख मांगता है। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, निकल जाओ यहाँ से। बाबा, बड़ी आशा लेकर आया था आपके पास, आप बचा लो ना मुझे बाबा। अगर तू यहाँ 10 मिनट और रहा ना तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, चला जा यहाँ से। अब हरिया बहुत डर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? तुम्हें उन पैसों ने अंधा कर दिया है। देवता समान रघु और सीमा को मार डाला। कुछ तो शर्म करो। अब मैं क्या करूं? आप उनकी सारी इच्छाएं पूरी करो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। पागल हो गई हो क्या? वो मुझे फांसी लगा देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। निर्मला बच्चों को लेकर अपने माँ के घर चली जाती है। अब हरिया को क्या करे समझ नहीं आता। अब वो रघु की सारी संपत्ति दान कर देता है और उनके पास चला जाता है। अरे रघु भाई, कहाँ हो आप? मार डालो मुझे,
जैसे मैंने आपको मारा था वैसे ही आप भी मुझे मार डालो। जिस संपत्ति के लिए तूने हमें मारा वो तुझे छोड़ के चली गई, घर परिवार सब छूट गया। अब क्या करेगा? अब तो तुझे मार के भी फायदा नहीं, तू पहले से ही मरा हुआ है। तूने हमारी जान ली है, मगर आज कई लोगों की जिंदगी को सहारा देकर आया है, इसलिए अब हम तुझे नहीं मारेंगे। तुझे हमारा काम पूरा करना होगा जिंदगी भर। बोल, मंजूर है? हाँ करूंगा ना भाभी, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा। आप चिंता मत करो, ये हरिया आपका हमेशा ऋणी रहेगा और सदा गरीबों की मदद करेगा। अब हम तुम पे हमेशा ध्यान रखेंगे और तुमसे काम करवा लेंगे। हाँ रघु भाई, आप मुझ पे ध्यान रखो, अब इस पुण्य काम में कोई कमी नहीं होगी। इस तरह रघु और सीमा हरिया पर नजर रख के अपना काम करवा लेते हैं और हरिया भी अब मन लगाकर गांव वालों की सेवा करने लगता है। अब वो गांव बहुत खुश रहता है, मगर गांव वाले आज भी रघु और सीमा की यादें निकालते रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है।